खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब। आगाज़ में ज़ाहिर हम पाकिस्तान में जो बढ़ता हुआ कोरोना है और जो उनकी तादाद है, इस हवाले से बात करेंगे। अभी चंद लम्हे पहले जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी एक गुफ्तगू आपके सामने रखी और अपने जो उनके फ़ैसले थे ECC की मीटिंग के बाद ये क्या हैं और उस पर हम बात करेंगे। क्या वाकई तादाद इतनी ज़्यादा है? खौफज़दा होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक खौफ का आलम फैल रहा है, ये फैलाया जा रहा है। ये क्या मामला है, इस पर हम अपने एनालिस्ट से उनकी राय लेंगे। इसके बाद नवाज़ शरीफ साहब का मामला, फिर एक नॉन इशूज़ आ जाते हैं हमारे पास, बाहर बैठे हुए नहीं बैठे हुए, टेस्ट जाली थे, जहाँ लीडर जाली, जहाँ सियासत जाली हो, हर चीज़ जाली होती है। अगर टेस्ट जाली हो गए तो क्या है, या तो लीडर जाली हमारे ऊपर इम्पोज किए गए 70 सालों में, जो बना के गढ़ के गमले में लगाए गए। तो इसलिए चले बहरहाल इस पर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने बात की है, भट्टी साहब से पूछेंगे कि ये टेस्ट जाली किसने करवाए थे अगर ये जाली थे। इसके साथ मुल्क में उसकी तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेने की तैयारी, अगले बजट में जो 20 और 21 का बजट होगा, $15 अरब का कर्जा लेने का हमारा जो है इंडिया है, ये कहाँ जाएगा? क्या 100, 15 या 20 अरब तक हमारा कर्जा चला जाएगा? तो इन कर्जों पे हमने चलना है, ये सिलसिला क्या है? इसके साथ अमेरिका बहादुर, सबसे बड़ी मैशत, बड़े हम ख्याल बताया करते थे अमेरिका में ऐसे होता है, अदब से हम हाथ बांध लेते थे जब अमेरिका का जिक्र आता था। वहाँ के 44 शहरों में कर्फ्यू नाफिज है और कोरोना ने अपना काम कर दिया है। 6 करोड़ के करीब लोग बेरोजगार जो हुए हैं वो, हालांकि एक साल में 1240 लोगों को पुलिस वहाँ चांद मारी करती है, गोलियां मारती है, कत्ल करती है सड़कों पर। मगर ये आज किस तरह सेंसिटिव पोजीशन पे आवाम पहुंचे हुए हैं कि उनके सब्र का पैमाना भट्टी साहब लबरेज हो गया और वो सड़कों पर आ चुके हैं। मगर पहले आते हैं कोरोना के असल मरीजों की तादाद कम है। भट्टी साहब, एक बात तो तय है कि जो डेथ रेट है अभी तक वो नहीं है जो यूरोप में था, लेकिन जो लोगों की इन्फेक्टेड लोगों की तादाद है उसमें होश रुबा इजाफा हो रहा है। और आप जानते हैं माशाल्लाह हेल्थ का जो हमने सिस्टम बना रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं इस मुल्क में कुछ सिस्टम है। आपने आज मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया, मैं आपका ममनून। चलें, हेल्थ का अदम निज़ाम जो है, हेल्थ नाम का कमाओ एक तरीकाकार है जिसके लिए अरबों रुपए खाए जाते हैं। कादी साहब, पाकिस्तान को जिन हालात में हमारे माजी में रहने वाले सियासतदान और मौजूदा ले हैं ना, इसके में बेहतरी की उम्मीद बहुत कम नज़र आ रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा अवाम को जिम्मेदारी लेना होगी। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश करता हूँ, जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, वो अपने पेशेंट को बचाने के लिए आखिरी स्टेज तक एफर्ट करता रहता है, कभी मैदान नहीं छोड़ता। जब आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा, जिसे फाइटर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी की जदोजहद की, उन्होंने सरेंडर कर दिया। आपकी मौजूदा हुकूमत में इतनी सख्त नहीं। इस वक्त मैं सुबह चारों सूबों में बात कर रहा था अपने ब्यूरो साहबान से। पंजाब कसम पुर्सी की हालत में है, डॉक्टर भाग रहे हैं, अस्पतालों में पेशेंट नहीं लिए जा रहे। एक कब्र की खुदाई के लिए 40,000 रुपया लिया गया है परसों। 100% सरकारी अस्पतालों में कोरोना का पेशेंट नहीं लिया जा रहा, उसे कह रहे हैं अपने घर जाके मर, किसी कॉर्नर में नुक्कड़ में मर, हमें तेरी जिंदगी बचाने के लिए हमारे पास बेड नहीं है, वसाइल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ये स्टेज क्यों आई? क्योंकि हमने शुरू से जब जो सियासतदान आया, हुक्मरान आया, उसने अपने अहले खाना का, अपने करीबी रिश्तेदारों को अरबों खरबों रुपए नवाजे, जिसकी जिंदा मिसाल स्टील मिल, PIA, रेलवे, वापडा, सब कुछ तबाह हाल कर दिया। जब कोई भी हुक्मरान अवाम के हकूक़ के लिए जदोजहद ना करे, अवाम को साफ पानी देने के लिए अपना रोल अदा ना करे, आवाम को तालीम सेहत देने के लिए रोल ना अदा करे, ऐसे मौके में अल्लाह कहता है कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। तो ये अभी आप पे कोरोना ने हमला पूरा किया नहीं है तो टिड्डी दिल आ गई है। ये कुछ लोगों टिड्डी दिल भी बात करते हैं, वो भी बड़ा एक तो ये आप आने वाले दिन, मैं हमेशा कह रहा हूँ, पोस्ट कोरोना मौजूदा हुकूमत से नहीं संभाला जाएगा। ये रिकॉर्ड का हिस्सा रख लें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह करे कि वो बुरा वक्त ना आए। भट्टी साहब, ये जो कह रहे हैं, और मलिक साहब ये बताएं कि 7 लाख के लगभग हो जाएगी तादाद मई तक, और उसके साथ लाहौर के इलाकों में 14%, कुछ इलाकों में 14%, कुछ इलाकों में 6% कोरोना का
तनासब आया है। लाहौर का कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ कोरोना, ये रिपोर्ट जनाब वज़ीर आला साहब को पेश की गई है, तो आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं? पहले तो मैं वज़ीर आज़म पे एक कमेंट करना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है 5-6 दानश्वर चाहिए जो ये बता दें कि खान साहब ने कहा क्या है, कि लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, सेमी लॉकडाउन है। हमें लगता है कोई PhD का एक स्टूडेंट टीचर चाहिए जो हमें समझाए वो क्या कह रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आई। और सबसे खूबसूरत स्पीच आज इमरान खान की, मैंने उनको 30-20 सालों से सुना, आज उन्होंने इतनी खूबसूरत बातें की हैं, मुझे ऐसे लगा कि किसी को एक आउटसाइडर ने एक एनालिसिस दिया। एनालिसिस सुन ले। पहले फरमाया कि 5 करोड़ पाकिस्तानी वो हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खाते। ये मेरा वज़ीर आज़म कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया के सामने उन्होंने कहा। उन्होंने कहा 2.5 करोड़ पाकिस्तानी है जो डेली वेजर है, और कैलकुलेशन उन्होंने ये दी है कि 13 से 15 करोड़ पाकिस्तानी रोज़ रह के कमाता है। उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा मुल्क है, तुम फैसला कर लो कोरोना से मरना है कि भूख से मरना है। पहले तो मुझे ये समझ आइए। आप दोनों से भी मेरा ये सवाल है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप पंजाब में आपसे सवाल, ये मुल्क है और आज हम ये फर्ज कर लेते हैं कि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप क्या करते? मैं सबसे पहले, मेरा हाल सबसे पहले IPPs को पकड़ता, शुगर माफिया से पैसे निकालता, हेल्थ पे लगाता पैसे। आप जब तक पाकिस्तान की अवाम की सेहत पे, पाकिस्तान की अवाम का पैसा नवाज शरीफ से भी ले लेते, मैं कहता हूँ लाजमी लूँगा, हर एक से लूँगा। बुनियादी बात यह है कि जब तक पाकिस्तान की अवाम का पैसा पाकिस्तान की अवाम पे नहीं लगेगा, हम इसी तरह बेरारवी का शिकार रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, मरते रहेंगे। हम यकीन करें हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, कोरोना से मरना है कि भूख से मरना है, दोनों तरफ मौत है। भट्टी साहब ये मुझे बताएं, अब ये कह रहे हैं कि कोरोना तो हमें कोरोना नहीं मार रहा, हमें IPPs वाले मार रहे हैं, वो सारे मार रहे हैं। भाई साहब खाली IPP नहीं, इधर हज़ार माफिया है। तो जिस शख्स के कोलो फेल में तजाद हो, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, उससे बेहतरी आ नहीं सकती, ये कुरान कहता है। अगर कुरान से किसी को टकराने का शौक है टकरा दे, मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ। आप मुझे ये बताएं, IPP हो, PIA की कमीशन हो, चीनी गंदुम बहरान हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब पर मुबैना अरबों खरबों, जरदारी साहब पर करप्शन हो, और दीगर जितने भी हो, आपने 2 सालों में, हम पुराने सब लुटेरे थे बकौल इनके मुबैना तौर पर, मैं नहीं किसी को कह रहा, आपने एहतसाब के नाम पर रोज़ाना 1.5 घंटे की फिल्म शहजाद अकबर सब चलाते हैं। उससे क्या गरीब के घर का चूल्हा जल जाता है? खाली हंडिया में खाना आ जाता है? ये बताएं, 4 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश कर दी है जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप है लाहौर में, वो कहता है जी 4 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए, कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता। 4 हफ्तों में ये लॉकडाउन वो करवाना चाह रहे हैं जो मुल्क में खाना जंगी चाह रहे हैं। क्या 4 नहीं 40 हफ्ते करे? क्या आप लोगों को 2 वक्त का खाना घर में पहुंचा सकते हैं? अभी मलक साहब फिगर बता रहे थे, जो वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब का कहना है। वजीर आजम को शायद किसी ने अभी नहीं बताया कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर। यार मेरा अधूरा रह गया, मैं जिस सवाल आपसे करता हूँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि IPP से पैसे लेने चाहिए थे, शुगर माफिया से पैसे लेने चाहिए थे। अगर ये हमने पैसे लेके जेब में डाले होते इस वक्त, तो फिर भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर लेते? भाई साहब 7 लाख लाहौर में 15 मई को 15 दिन पहले मरीज थे। मैं कॉमन सेंस से बता सकता हूँ 10 लाख से ज्यादा है, और लाहौर में जो इसकी रेशो आ रही है टेस्ट की 6 से 14। काजी साहब ये बताएं, इमरान खान एक पूरे पाकिस्तान में उम्मीद थी तब्दीली की, इस बात में तो दो राय कोई नहीं है, कोई इख्तलाफ करे ना करे। आकर उन्होंने कौन सा एक ऐसा काम किया है जिससे आम शहरी की हालत ज़ार बेहतर हो जाए? वो खुद नेक नीयत है, लेकिन उनके रजिस्टर्ड फराडिये इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आज भी, एक अहम तरीन हुकूमती शख्सियत कह रही थी कि मेरे रिश्तेदार से पैसे ले लिए लाहौर में LDA ने, एक अहम तरीन हुकूमती शख्सियत। यार ना आप महंगाई कम कर सके, आपने कहा था IMF से कर्जा लेने नहीं जाऊंगा, बिजली की कीमत कम करूंगा, आपने कहा था टैक्स नहीं लगाऊंगा, अमीरों को पकड़ूंगा, कोई एक काम तो आप पूरा कर लेते ना। काजी साहब किस लिए हुक्मरान आती है? नहीं ठहर देना, इस हुक्मरान, ये जो अरबों रुपए महाना खर्च होते हैं ये मेरे और आपके टैक्स से जा रहे हैं। ये जो कर्जे ले रहे हैं ना, कर्जे उतारने के लिए या अपनी। भट्टी साहब मैं एक आपको बात बता दूं, अमीरों को ना ट्रंप पकड़ सकता है, ना इमरान खान पकड़ सकता है, ना मोदी पकड़ सकता है। इस निजाम में अमीरों के काले धन पे हुकूमतें खड़ी हैं। नहीं ये तो फिर छोड़े ना, इमरान खान को जन्नत में हुकूमत करता है जब तक, या तो फिर कहें जी रेवोल्यूशन कर, बोल्शेविक इनकलाब आए थे, क्या हुआ यहाँ पे? तो फिर वही लोग, वही छोड़ देना, वही गवर्नेंस। यार छोड़ देना फिर हुकूमत। अगर नहीं छोड़िए किसी आज तक। फिर आपने
मेरे इस 20 करोड़ अवाम का, जिसको आप कह रहे हैं 13 करोड़ लोग रोजाना कमाते हैं, उसकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ क्यों लिया था? वो नवाज शरीफ था, वो इमरान खान था, जनेजो था, मुशर्रफ था, ज़ियाउल हक था, बेनज़ीर थी, कोई भी था। मुझे इनके नामों से कोई गर्ज नहीं, इनके नेम प्लेट बदल दी जाती है प्राइम मिनिस्टर। मुझे ये है कि मेरे ही अवाम के लिए किसने क्या किया, अगर नहीं किया तो फेल है, अगर किया तो हम अच्छी तो बातें करेंगे। आपकी इत्तला के लिए आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। आपका आइन, आपके मुल्क का आइन की ये जिम्मेदारी है रियासत की कि उसकी सेहत, उसके कमाने का, उसकी जान की हिफाजत, उसको ऐसी इन्वायरमेंट। अच्छा, मुझे अब काजी साहब से थोड़ा सा आज अच्छा काजी साहब तब से आइन में डाला गया जब पीटीआई नहीं काजी साहब मैं जब से पाकिस्तान बना, अच्छा काजी साहब जो भी थे सारे, अच्छा काजी साहब मुझे अब आपसे 2-3-4 सवाल करने हैं, लॉजिक गुफ्तगू कर लेते हैं आज ताकि लोग देखें। इमरान खान साहब आए, उन्होंने 4 भैंसें बेच दी, अच्छा किया। उन्होंने कहा मैं पीमा उसमें नहीं रहूंगा। आपको पता है हर ब्यूरोक्रेट जो डिस्ट्रिक्ट में डीपीओ या डीसीओ है, 10-10 कनाल से लेके 40-40 कनाल के घर है, किसी एक से खाली करा के 10 मरले का घर दिया उसको? प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ, कोई एक बता दे। मीडिया, वो आपके जो मिनिस्टर लॉजिज है, उनके अखराजात एक पैनी कम हुई, इस महीने का बिल मंगवा लें, पिछले साल से ज्यादा बिल है। मुझे बता दें आखिर क्या मेरे आपके यहाँ 20 करोड़ अवाम जो लीडरों की तरफ देखती है, हमारा रहनुमा है, हमारी किस्मत में रोना पीटना चीखना चलाना ही है? कोई अवाम नहीं देख रही उनकी तरफ। एक तो मैं पहले बात बता दूं, समझे, अवाम को नहीं देखती, ये ऊपर से मैनेज करके आ जाते हैं, जितने भी आते हैं, छोड़ दें इस बात को। नहीं, जो लाता है फिर वो बरी उज़्ज़िमा कैसे है? इमरान साहब बनी गाला में रहते हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं हजारों एकड़ में रहते हैं, जिसपे सरकारी पैसे से दीवारें बनाई गई। वही फ्रॉड है, वही मैं माफी चाहता हूं आपकी। मरियम नवाज नैम में कहती है आई विल सी यू व्हेन आई विल पीएम। अपने वालिद की एक तस्वीर पे तकरीबन 147 रीट्वीट किए हैं मेरी बहन ने। यार मेरे इस मुल्क में रोजाना कोरोना में कल 78 लोग शहीद हो गए, 88 गालमन, उसमें तो एक। अच्छा बड़ी साहब, इसको थोड़ी सी बात आगे बढ़ाता हूँ। अभी आप बीपर भी दे रहे थे, फवाद चौधरी साहब ने कहा ये जाली टेस्ट हुए। मैं समझता हूँ यहाँ जाली सियासत थी, जाली लीडर थे, यहाँ बनाए गए, ये टीवी की स्क्रीनों पर बनाए गए, अखबारों के जो एडिशनों में बने, हमें पता है, आपको आपके इल्म में है। नवाज शरीफ बीमार नहीं था, टेस्ट जाली थे, मैनेज किया गया था, डॉक्टर बताने वाले को पता कोई नहीं था, उसके पास पर्ची इमरान खान के इल्म में था, झूठ था। इमरान खान को पता था कि इसको भेजने का एग्रीमेंट कर लिया है, पंजाब हुकूमत शरीके जुर्म है। जब पहले दिन नवाज शरीफ गया तो उसको कहा गया कि इसे वीवीआईपी सर्विस अस्पताल में ले जाए, जिसकी इस गरीब आवाम को पैसे देने पड़े। कैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता? तो जो हेल्थ मिनिस्टर हमारी बड़ी बहन यास्मीन राशिद रोजाना जाती थी ना, सीएम रोजाना बयान देते थे ना, फ्रॉड किया तो फवाद चौधरी साहब आपकी हुकूमत ने किया है, पीटीआई की पंजाब हुकूमत ने किया है। इसका दोष गरीब आवाम को ना दें। अगर वो जाली थे, पंजाब हुकूमत जारी करती थी ना, उसका बोर्ड पंजाब हुकूमत ने बनाया था। वजीर आजम को तरस आया था, मुझे नहीं तरस आया। वजीर आजम को आज नहीं तरस आया जब उन्होंने कहा 13 करोड़ आदमी डेली बेसिस पे काम करते हैं। हमारी किस्मत में, एक मुकद्दर में यही हाकम रह गए हैं मलक साहब। मुझे बताए ना किसने भेजा नवाज शरीफ को बाहर? जरा आप भी बड़ा बातें करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं 100% मुझे ऐसी, जिस तरह मैं आपको देख रहा हूं, मैंने इन गुनाहगार आंखों से कानों से सुना है अपनी वजीर सेहत पंजाब को कि उनकी तबीयत खराब है, उनकी जान को खतरा है। ये सुन ले वजीर मौसूफ को सुन ले, हमारी मोहतरम बहन बड़ी है, अब वो जैली हो गया सारा। ये बता बात क्या है? डॉक्टर्स रिस्क लेने को तैयार नहीं। बहुत सारे इलाज मालजे के तरीके यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि इनका इलाज मालजे के लिए हम इनको पाकिस्तान से बाहर लेके जाएं। अच्छा, इसका मतलब है कि वो इनके साथ फ्रॉड कर गए, उन्होंने करवा लिया? नहीं, उसने फ्रॉड नहीं किया। मलक साहब ठहरे, फ्रॉड उसने नहीं किया। यास्मीन राशिद का इसका मतलब है फवाद चौधरी साहब आपको एफआईआर पंजाब हुकूमत के खिलाफ कटवानी चाहिए। साहब बेसिकली सारे मिले हैं, ये मामातियां मिली हैं, ये हमें पागल बना रहे हैं। इधर हमारे हमने फैसला किया, ये सारे मिले हुए हैं, सबको सब पता है। खान साहब को भी सुन, हुकूमत को, अपोजिशन को, सबको पता है क्या हो रहा है। खान साहब सुनाए जरा क्या बोल रहे हैं।
मैं ये भी बता दूं कि मेरी ज्यादातर कैबिनेट कह रही थी कि इनको ना बाहर जाने दो। बाकी भी तो यहाँ इस मुल्क में लोग जेलों के अंदर बीमार होते हैं, लेकिन रहम आ गया। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को कहा कि ठीक है, तकलीफ है, जाने दो। शुक्र करें कि हम वो हैं जिनको रहम आ गया, आपको मौका दिया जाने का। जी, ये मुशर्रफ को भी रहम आया था, मगर असल सवाल तो आपने किया नहीं है। भट्टी साहब ने आपको बताया कि कहीं ना कहीं फैसला हो चुका था। यार मुशर्रफ को रहम नहीं मैं आया तो था, वो माफी मांग के गए थे। मैं सिंबॉलिकली माफी मांगी थी भाई, सीधी पावर की गेम है। जब नवाज को अच्छा, पता था मेरा हिस्सा नहीं होने मलक साहब, ये दोनों मिले हुए हैं, भट्टी साहब दोनों मिले हुए हैं। पसंद नहीं करते, मिले नहीं हुए, एक दूसरे की वजह से है। एग्जैक्टली ये इनका वजूद एक दूसरे की फ्रॉड मिला के वो कह रहे हैं कि मुझे रहम आ गया, मैंने बाहर जाने दिया। मेरे वजीर आजम को कोरोना से जो मर रहे हैं उन पे रहम नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर हाउस में आधा उनको दे दे, जहां यूनिवर्सिटी तो बननी नहीं, गवर्नर हाउस उनको दे दे। उन्होंने तो कह दिया वहां जिम्मेदारी ले। नहीं, अब तो आप एक साबिक वजीर आजम पे, आपके मौजूदा वजीर आजम को रहम आ गया, मान लिया। जो 22 करोड़ अवाम है कोरोना से सरकारी अस्पताल पेशेंट नहीं ले रहे। काजी साहब, आपका ध्यान अब उस तरफ चले गया। क्या वजीर आजम जिस यूनिवर्सिटी को, प्राइम मिनिस्टर को यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे थे, वहां ये कोरोना पेशेंट के लिए नहीं वक्त पड़ता। जिन गवर्नर हाउसेज को कह रहे थे, सही कह रहे हैं, वो कितने एकड़ों पे है, तो बना दे रहे हैं उधर। पंजाब रैम नहीं आया, मेरा बारी आ गई थी पैसे कमाने की। ये सुन ले, जरा सुन ले, पंजाब के 100 हॉस्पिटलों में एक वेंटिलेटर नहीं है। पंजाब के, तो इन पे रहम नहीं आया। नहीं, इस पे कोई रहम नहीं आएगा। अब ये वही है ना, जो पंजाब माशाल्लाह वो जो पेरिस से उन्होंने बनाना था छोड़ के गए थे। बड़ी साहब ये मरीम साहब जो ट्वीट कर रही हैं अपने वालिद मोहतरम के हवाले से, और इसको क्या इशू बनाया जा रहा है? हमें पता है वो सेहतमंद हैं, यहाँ से वारदात करके निकल गए हैं, इन्होंने करवाई है, ये उसने की है, उनका तो खैर वारदात उनका पेशा है, उनका तो पेशा ही वारदात है। वो आपके मुल्क के कानून के मुंह पे आचा मार रही है कि मेरा बाप तुमको वेर के, तुम्हारे ऊपर से अकड़ के चले गया, जाओ, रोक सकते हो तो रोको, बुला सकते हो तो एक बात तो बताए ना, ये वो चैलेंज कर रही है अपने बेबस कानून को, उस लंगड़े अपाहज कानून को, जिसकी वजह से आप हमें गिरफ्तार करते हैं, नहीं जिसकी वजह से आज बेहाड़ी में एक मस्जिद में कत्लो गारत करा रही है आपकी इंतजामिया। मुझे ये बताएं, वो तो बात करते हैं, खुद भी तो बड़ी कोशिश की, इनको तो किसी ने जाने नहीं दिया। नहीं, मुझे बताए ना, वो जो ये क्यों नहीं गई? 150 के करीब रीट्वीट है। ये थप्पड़ किसको है? आपके कानून को है, माजरत के साथ। काजी साहब, मैं और आप सिग्नल नहीं करेंगे ना तो हमारी मोटरसाइकिल गाड़ी बंद हो जाएगी। ये मुजरम होके बाहर चले गए, वो मोहतरमा खामोश रही, उसका बैलेंस खत्म था। वालद की एक तस्वीर आ गई, अल्लाह मियाँ साहब को सेध दे। मुझे बताया उसमें 150 ट्वीट रीट्वीट करना कानून को गाली देना नहीं है तो और क्या है? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल 200% सही करा। ये मुझे लग रहा है आवाम को ना तकलीफ दे रहे हैं। आवाम कहाँ फंसी हुई है? खुद वजीर आजम फरमा रहा है कि 15 करोड़ के पास खाने को नहीं, जिंदगी नहीं, तो हमें नवाज शरीफ की ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है? ये दोनों मुझे नई चीज। लॉकडाउन तो लॉकडाउन होता है, ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या है? स्मार्ट लॉकडाउन ये होता है कि जब जो स्मार्ट होता है आप कुछ भी ना कर सकें, जब आपके इख्तियार में कुछ ना हो, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपने जो है ठेकेदारों के साथ मिलकर बनाया हो, जब आपके अस्पतालों में कुछ ना हो, और वो जो उंगली उलाते हैं 2 रुपए की 1 रुपए की करप्शन दिखा दो, वो जो चला रहे थे सुबह यहाँ पे तीन दाइयों से। संजीदा सवाल दोनों से अदब एहतराम के साथ, खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, इसकी डायरेक्शन कोई नहीं है। ये हुकूमत डायरेक्शन लेस है, इसका ना कोई रास्ता ना मंजिल का तयन है। अगर कत्लो गारत होती है, उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? भट्टी साहब, कत्लो गारत होगी, जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? हुक्मरान तबकात उसके जिम्मेदार है। आप किसको ठहराएंगे? मैं हुकूमत को ठहराऊंगा, बल्कि मैं इसमें हर हुकूमत को जितनी रही है, नहीं, यहाँ पे मेरी सुन ले। मैं समझता हूँ, बाकी मेरा सारा इख्तलाफ अपनी जगह, मैं समझता हूँ इमरान अच्छा कर रहा है, लॉकडाउन नहीं कर रहा। अमेरिका दुनिया की तारीख की सबसे अमीर रियासत आई है, देखे वहां जो मर्जी कह रहे, बाद में आएंगे, स्टोरी बाद में। मैं समझता हूँ आप लॉकडाउन, मैं कह रहा हूँ 5 बजे वाला जाहिलाना फैसला है, 24 घंटे। मैं कहता हूँ इमरान ने फिर बात सुने अच्छा किया यार, अगले वजू पे जाना है। वो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि तहकीकात करें, नवाज शरीफ साहब की तहकीकात होगी, घर के तमाम अफराद ने मुख्तलिफ बयान दिए, किसी ने कुछ नहीं कहा, वो बाहर गए हुए हैं, बच्चे भाग गए, वो दामाद भाग गया जो माल या खा गया जलजला जदगान का।
चीनी की तहकीकात हुई, अभी तक किसी पे पर्चा नहीं हुआ। IPPs की तहकीकात हुई, हम उनके साथ हम डील कर रहे हैं कि थोड़ा घट कर 200 अरब रुपया फिर हमने रख दिया, ये पीछे बगैर बिजली के ब्लैकी फारग, चीनी के ब्लैकियों को कुछ नहीं। अब बात यह कि इसकी भी तहकीकात करेंगे, बच्चों की निकलना है। आपके मेरे पैसों से कमीशन बनेगा, टैक्स पेयर के पैसे से तो ना बनाओ यार। कादी साहब, मेरी नज़र में तहकीकात, इंक्वायरी, GAT बनाने का इख्तियार छीन लेना चाहिए। जब तक जो माजी में बनी है ना, उन सब को पकड़ के सजाएं ना दी जाए और पैसा रिकवर ना किया जाए। ये क्या ड्रामा करते हुए हैं? मैंने इंक्वायरी रिपोर्ट मांगा ली, मैंने GAT बना दी, मैंने कमीशन बना दिया, रिजल्ट क्या निकला? अच्छा, एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है और 2 साल में आप ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, बांदर किले की तरह हमें खिला रहे हैं। वे एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद देखें, एक बयान भी आया और काजी फायज ईसा साहब का केस दोबारा से आ रहा है। उन्होंने उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिया है। शहजाद अकबर साहब का पता करें कि उनका क्या है, उनकी नेशनैलिटी क्या है, मगर सवाल यह है कि यह भी पता किया जाना चाहिए और ये भी तो पता चले कि इल्ज़ामात किसने गलत लगाए, अगर गलत हैं तो, और जो भी और जहां जिसने गलत किया है, ही शुड बी टेकन टू टास्क हूएवर ही इज। बहरहाल एक ब्रेक के बाद आते हैं, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ये हमारे मुअज़्ज़ज़ जज जनाब जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने कुछ सवालात उठा दिए हैं अपने जवाब में, और ख़ास तौर पर शहजाद अकबर साहब की शहरियत के हवाले से। और वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या शहजाद अकबर साहब की अहलिया ने अपनी रिटर्न जमा करवाई हैं, क्या उनकी तैनाती दुरुस्त हुई थी, क्या कोई इश्तिहार दिया गया था जब उन्हें तैनात किया गया था, और उसमें क्या सिलसिले थे। अब ये एक मलिक साहब और भट्टी साहब, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। हम देखते हैं कि जब अदालत में कोई केस हो तो बुनियादी तौर पर जो गवाह होता है, ये उसकी क्रेडिबिलिटी को आप यानी चैलेंज कर देते हैं, ताकि जो उसने कहा है वो भी चैलेंज हो जाए। मगर मेरा आप दोनों से सवाल है, पहले भट्टी साहब आप ये बताएं कि ये भी चेक होना चाहिए कि इनके क्या क्रीडेंशियल्स थे, प्राइम मिनिस्टर का क्या इख्तियार है, किसी को वो मशीर लगा सकता है बगैर इश्तिहार दिए या नहीं लगा सकता, क्या उन्होंने टैक्स की रिटर्न जमा करवाई थी या नहीं करवाई थी, क्योंकि क्या ये भी फिर अदालत मुअज़्ज़ज़ अदालत देखेगी कि जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो गलत थे या सही थे। क्या सब देखें, नहायत अदब एहतराम से सुप्रीम कोर्ट की अदालत पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। जो उन्होंने शहजाद अकबर पर कमो बेशतर इल्ज़ाम लगाया वही उन्हीं पर है कि उनकी प्रॉपर्टी बैरून मुल्क है। सही है या गलत, वो प्राइम मिनिस्टर ने भेजा रेफरेंस। शहजाद अकबर नवाज शरीफ को तो शहबाज शरीफ को तो रोज़ाना आके 2-2 घंटे की लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। बंदा लाहौर से पैदल इस्लामाबाद पहुंच जाता है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं खत्म होती। तो फायद ईसा साहब के सवालों के भी जवाब दे देते तो बहुत अच्छा था कि जनाब मेरी अपॉइंटमेंट इस तरीके से हुई, इस तरीके से हुई। लेकिन फिर नहायत अदब एहतराम से मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के बारे में, उन पे भी तो ये है ना कि आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी इस तरह है, इनका जवाब दे दें कैसे आई। हम दरअसल हर जंग अब मीडिया पे लड़ने लग पड़े हैं। जज साहबान हमेशा सुना था। मेरा सवाल आपसे एक और सवाल ये है कि हम ये मान लेते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट गलत हुई थी, हम ये मान लेते हैं कि उनकी बच्चों ने अपनी बाहर की प्रॉपर्टी यानी कि शहजाद अकबर साहब उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी, ये लेकिन ये एक अलग केस नहीं होगा। नहीं, इसका उसके साथ क्या, मैंने यही अर्ज किया ना, ये किसी अपना वकील कोई अच्छे लायर हो तो ले ले भाई, उनसे जरा गाइडेंस ले ले, हमें तो पता नहीं। पर रेफरेंस जुडिशल कमीशन में गया, यहां तक बात ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा, तो बेहतर ये है कि इसको सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन जो भी मोहतरम जज साहबान है उन्हें फैसला करने दिया जाए। ठीक करेंगे वो, आप तो वैसे साहब ये थोड़ा सा वकील के अलावा एक और भी इशू है। देखें, जो 2 आप शख्सियतों का नाम लेनी सबका हिस्सा है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक फेडरल मिनिस्टर के लेवल के बंदे हैं। तो जब किसी सोसाइटी में क्रेडिबिलिटी किस तरह बनती है, क्रेडिबिलिटी इस तरह बनती है कि आप कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं वजीर पे, तो ये मेरी मॉरल लीगल जिम्मेदारी है कि मैं यह साबित करूँ कि यह मैं गलत हूँ तो मुझे सजा हो, या जिसने मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाया उस पर सजा हो। ये इस्लामी नुक्ता नज़र भी है और आपका कानून भी कहता है। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि आप इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते जाते हैं, मीडिया उस पर डिस्कशन करना शुरू करता है। इसी वजह से पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी क्रेडिबिलिटी से फारिग हो गई। नहीं, हमें किसी सुन लेना, फायद ईसा साहब पर मोहतरम पर हुकूमत ने भेजा, उसमें शहजाद अकबर पर इल्जाम लगाने का क्या जवाब? वही बात है ना, वो ठीक बात नहीं। शहजाद अकबर साहब उस बॉडी के हेड हैं जिसने ये मुबैना शवाहिद या सबूत फिर ठीक है, फिर रेलेवेंट है। हाँ, एक फैक्टर। और दूसरा भी सुन लें, जो फरोग नसीम साहब है, 7वीं बार है ये पाकिस्तान दुनिया की 6ठी बड़ी पॉपुलेशन है, हुकूमत के पास एक ही वजीर है, वजीर कानून पहले इस्तीफा देता है, जी मैं जरा मुकदमा लड़ो, ये 7वीं दफ़ा है वो लड़ने आए। और ये वो साहब इतने अजीम है, एक ज़माना था वो अपना अल्ताफ़ हुसैन को वो करार देते थे कि दुनिया का
का बेस्ट लीडर है, वो दानिशवर है, वो रेवोल्यूशनरी है, कभी उनके बारे में बनाया था उन्होंने, क्या बनाया था, कोई बहरहाल कोई खिताब दिया था, बहुत बड़े उन्होंने खिताब दिए थे, नेल्सन मंडेला का था उनको। तो कहने का मतलब है जब उनको फायदा ए से मिलता है तो वो ए के साथ होते हैं, जब बी से फायदा मिलता है बी के साथ हो जाते हैं। मुझे ये बताएं पाकिस्तान में कोई वकील ही नहीं है। ये जो आप म्यार आप फरोग नसीम साहब के लिए बना रहे हैं, कोई एक आध बंदा ऐसा बता दें जो ऐसा ना हो इस मुल्क में, जो वजीर में यार बताएं ना, कोई वजीर ऐसा हो जिसने किसी को मंडेला ना कहा हो, भूख ना बोला हो, पार्टी ना बदली हो। आप सुने, आप जब आपके दोस्त ख्वाजा आसफ को कामा रखने पर और इस पे डिस्कस भी नहीं की जा सकती, वो ठीक है। मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं एक मुल्क का, पाकिस्तान जैसे एटमी पावर का, मेरे पास राज है, मैं दूसरे मुल्क का कामा ले रहा हूं और नहीं मैं उनको कर रहा हूं किसी चीज पे अपनी माहिराना राय दे रहा हूं उनको अपनी और मैं अमीन हूं इस मुल्क के उन इंतहाई अहम सेंसिटिव राजों का, या जो भी एक हेल्प उठाते हैं। मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, आई एम डिफेंस मिनिस्टर, और मैं डबल जॉब कर रहा हूं, आराम से फिर दो उंगलियां। देखें साबित एक चीज हो रही है कि इस मुल्क का जो हुक्मरान तबका है, जो ऊपर है, उनके कवानीन अलग है, उनकी दुनिया अलग है, उनके लिए असूल अलग है, उनके ज़ाब्ते अलग है। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि एक मुल्क जिसके पास एटम बम, आपका मतलब है हमारा और हमारे हुक्मरान का कोई लिंक नहीं। असल बहस मेरे लिए यही उम्मीद रखें बेहतरी की, थोड़ा सी रहनुमाई भी हमें देखें। अल्टीमेटली तो हमें किसी ना किसी सूरत में अपनी आवाज उन तक पहुंचानी है, हमें अमन। वो उनको हमारी आवाज नहीं आती, उन्हें उनके अपने खुशामदी। मैंने तो आज एक अहम चीज है, इस पे तो ज्यादा हम बात इसलिए नहीं कर सकते कि हम एक बाउंड में, और हम अपनी अदालत का बड़ा एहतराम करते हैं, और फाइज साहब इंतहाई हमारे लिए काबिल एहतराम है। अनटिल अनलेस कोई फैसले नहीं आते, हम कोई फैसला नहीं कर सकते। हाँ भट्टी साहब, ये शहबाज शरीफ साहब को किसने कह दिया और कैसे खतरा हुआ कि वो अब कोर्ट में जाकर जमानत ले रहे हैं? उन्हें कोई अंदर की कहानी क्या है? उन्हें पकड़ने की तैयारियां हो रही थी? शहबाज शरीफ साहब जिस एग्रीमेंट के बाद कोरोना के साथ लड़ने के लिए आए, एग्रीमेंट के बाद, हाँ यार भाई, मैं जो कह रहा हूँ एनआरओ कह लो, एग्रीमेंट कह लो, गिव एंड टेक कह लो, या आपने एक बड़ा बैलेंस सा जुमला दिया था, अंडरस्टैंडिंग के साथ आए, वो पूरी नहीं हो सकी। उसकी 3-4 वजूहात हैं। अब एक इस्लामाबाद में नैब का ऑफिस है, उधर एक अहम शख्सियत है, वो पिछले चेयरमैन नैब के साथ भी, उसने परसों रात साबक वजीर आला पंजाब मौजूदा अपोजिशन शहबाज शरीफ को एक बंदे के जरिए मैसेज भेजा कि मेरी इतला है कि आपको आइंदा हफ्ते अरेस्ट किया जा रहा है। उस मैसेज के बाद उन्होंने कोर्ट से रिजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में गए हैं वो जमानत के। भट्टी साहब, लाहौर में उनको खबर मिल जाती है, इस्लामाबाद में उनको खबर मिल जाती है, नैब से उनको खबर मिल जाती है। मेरा आपसे सादा सा सवाल है, मुझे ये बताने पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है? बस ये मेरा सवाल है। मैं बताऊं, पाकिस्तान में हुकूमत सिर्फ चंद ताकतवरों की है, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं, A to Z। चंद ताकतवर, वो किसी भी रूम में हो, सियासी जमात में हो, सरकारी अदारे में हो, कौन ताकतवर? यार एक गैर जिमनी सा और गैर फरोई सा सवाल आ गया। मुझे बताएं कि जब कोई क्लर्क जो है, एक क्लर्क जो है, वो किसी फाइल को आगे चलाने के लिए अंडरस्टैंडिंग करता है और वो पकड़ा जाए, उसे तो सजा हो जाती है, तो ऊपर नहीं होती? क्योंकि ऊपर वाले दोनों जगह खेल रहे होते हैं। अच्छा। वो खान साहब के बंदों को भी सलाम करता है, उनकी वो अक्सर लोगों में नवाज़शात करता रहता है, और माशाल्लाह अच्छा खासा साहब हैसियत बन गया। अच्छा, पिछले दौर में भट्टी साहब वाली बात ठीक है, ऊपर कानून और नीचे और, बस सीधी बात है। देखें, उनके लिए जब शहबाज शरीफ होंगे उनकी जगह खान साहब ने भी आज कहा, उन्होंने कहा देखे बनी गाला में जो मेरे हमसाए हैं ना, वो उनके लिए तो कोरोना नहीं, उनके बड़े बड़े घर। मैंने इमरान खान साहब ने 1000 दफा बताया कि अमीरों के लिए कोरोना नहीं है, गरीबों या मर जाओ, भूख से मर जाओ या कोरोना से। अच्छा, एक ब्रेक है, मुल्क उन्होंने तकसीम कर दिया। एक ब्रेक है और नाज़रीन हम ब्रेक पे जाएंगे और वापस आएंगे। तो एक बहुत बड़ा वाकया इस ग्लोब पे हो रहा है, और वो ये है कि गली गली में अमेरिका में आग लगी हुई है, और हम देख रहे हैं कि ये कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, खौफ अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन गुस्सा, नाराज़गी इतनी है कि 5-6 करोड़ जो लोग हैं मरते रोज़ हैं वहाँ पे, उनके 1240 लोगों को गोलियां मारती है पुलिस एक साल में। अभी मार्च तक 228 लोगों को पुलिस कत्ल कर चुकी है अमेरिका में। मगर ये ऐसा क्या हो गया कि एकदम से ये फट पड़ा, और क्या ये ग्लोब पे स्वीप करेगा? ये लंदन और बर्लिन तक तो पहुँच गया है, आगे भी जाएगा, ये रुकेगा वहाँ पर? एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि हम जाएं अमेरिका की तरफ, एक रेलेवेंट स्टोरी है और वो ये है कि अगले साल हमें $15 बिलियन के मज़ीद कर्जे चाहिए होंगे। और ये जो हमारी माशाल्लाह जो हमारे ये यहाँ पे मैशत को देखते रहे हैं अभी तक, ये कहाँ हमें इस मकाम पर ले आए हैं। अब सवाल ये है कि ये $15 बिलियन अगर हमें मिलता है, मिल भी जाता है, तो इसकी डेट सर्विसिंग ऑलरेडी हमारी कमर तोड़ रही है। और अभी जो लड़ाई इस बजट पे लड़ाई जो हो रही है, जिसमें IMF के जो नुमाइंदे यहाँ आके बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जनाब आपको 5,500 अरब या मुमकिन है इससे ज़ायद पैसे दरकार हों। जनाब अभी तक तो 2,700 अरब रुपया अभी तक, यानी 9 महीनों में हमारा जो है वो कर्जे पर और दीगर पैसों में खर्च हो गया। मलिक साहब, काई साहब, आपको पता होना चाहिए कि जब कोरोना से पहले हमारा 1,000 अरब का डेफिसिट आ रहा था टैक्स में, तो पाकिस्तान को जो IMF ने टारगेट दिया था तकरीबन 5500 अरब का दिया था। अब आप बच्चों का हिसाब कर लेते हैं, $1,000 आप, मैं भी कोरोना नहीं डाल रहा, 4500 अरब आपके पास है। 4500 अरब में से 2800 अरब आपने वापस करना है सूद का, जो अब हो गया 3000। उसके साथ 2000 आपको पता है IPP जिंदाबाद। 5000 अरब जो आपने सारा इकट्ठा किया है सिर्फ सूद और IPP लेके, बाकी सारा पाकिस्तान उधार पे चलेगा। अब इस पे आप 1000 घंटे बोलते रहे, 1 मिनट बोलते रहे, ये करक्स है आप सारी गुफ्तगू का। और इमरान खान साहब सिवाय कर्जा लेने के कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो उनकी स्टेटमेंट की समझ तब नहीं आई थी कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा। लेकिन भट्टी साहब, मेरा इससे पहले कि मैं अमेरिका की तरफ जाऊँ, तो क्या इस मुल्क के जो पिछले जितने वजीर खजाना अब तक आते रहे हैं, ये जुर्म इनका था, इन्होंने हमारे साथ जो सब कुछ किया? एक तो गुजारिश है अमेरिका की तरफ ना जाएं, आजकल फ़्लाइटें बंद हैं, लेकिन अगर चार्टर्ड प्लेन आपका कोई दोस्त है तो वो एक अलग बात है, क्योंकि अमीर लोगों के बड़े बड़े दोस्त होते हैं। आप भी चकवाल के फिर गुजारिश है, $15 बिलियन ले रहे, 15,000 बिलियन ले रहे, ये चंद ख़ानदान खाएंगे, चंद ख़ानदान खाएंगे। इससे पहले भी कर्जे लिए गए, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले। जब तक आप डार साहब को वापस बुला लें। नहीं, उसके मैं अर्ज करने लगूं, एक कानून बन जाए कि कोई रिटायर्ड अफसर दोबारा नौकरी नहीं करेगा, कोई भी रिटायर्ड, मैं बार बार कह रहा हूं। अच्छा, कोई ब्रिटिश नेशनल जिसका बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है या बिजनेस है, ना वो सरकारी ओहदा लेगा ना सियासत करेगा। ठीक है। अगर कोई सरकारी अफसर है, उसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराएंगे, पॉलिटिक्स भी वो वही करे। इस मुल्क को बचाने के लिए अब एक ही हल है, पहले पाकिस्तान। एक बात याद रख ले, मौजूदा जो भी स्ट्रेटेजी ये बना रहे हैं, मुझे साहब मैंने अभी अगली स्टोरी पे जाना है, मैंने अगली स्टोरी पे जाना है, अपने अमेरिका की स्टोरी पे। पहले कौन सा पाकिस्तान? एक तो एक जहांगीर तरीन साहब का पाकिस्तान है, एक मुझ मस्कीन का पाकिस्तान है, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। ये हजूर अमेरिका में क्या हो रहा है? देखिए, अमेरिका में जो हो रहा है, पहले तो आपको दिखाएं, जरा फुटेज दिखाएं। पहले मैं ये बता दूं, 44 शहरों में कर्फ्यू लग गया। 14 साल का बच्चा है, इसको पुलिस मार रही है। ये देखिए ना, ह्यूमन राइट्स, हमें रोज में नाम नहीं लेना चाहता, फिर भी हमारे कुछ दोस्त अमेरिका में बैठ के हमें आला अखलाकियात का दर्स देते हैं। अमेरिका में हुसैन रकानी साहब जैसे लोग, ये जरा इस पर कभी बात नहीं करते। ये जरा देखें, ये देखें, ये पुलिस देखें। मैं आवाम चाहता हूँ, ये वो आइडियल मुल्क है जो माशाल्लाह जिसके बारे में हमें मिसालें लेते हैं। जरा देखें क्या करें लोग। नहीं, आप जिस तन से बात कर रहे हैं उसमें एक मैसेज भी है। मैसेज ये है कि जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, जब आप बात करते थे इक्वालिटी की, रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, तो पूरी दुनिया अमेरिका की से मुतासर थी। एक हर बंदे का ड्रीम था अमेरिका जाना। तो वो इसका ये मतलब नहीं कि आप ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो जाए। आप बन गए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, आपने ले लिया पंजाब पुलिस, अब आप बन गया पंजाब पुलिस, तो अब अमेरिका नहीं रहे। सीधी सीधी बात है, आपको वापस जाना पड़ेगा रूल ऑफ लॉ पे। वहां पे अमेरिका में इस वक्त आपके सामने इस वक्त ये आलम है उसकी, ये है वो खुशहाली यहाँ की। देखें काजी साहब, जरा बेरोजगारी का बताएं ना, अमेरिका में क्या सूरत हाल है? ये कहते हैं ना, वहाँ बड़ी अबंडेंस है, बहुत कुछ है, वहाँ पे अबंडेंस नहीं है। 4 करोड़ बंदे ने एप्लीकेशन दी है अनएम्प्लॉयमेंट की। 4 ये तारीख की सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है। 2 करोड़ ने नहीं भी दी होगी जो इनफॉर्मल सेक्टर में। तो 6 करोड़ हो गया ना। बात ये है कि ये देखें यहाँ पे हो रहा है। और मैं एक अर्ज कर दूँ भट्टी साहब, अब लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपने ये कहा था कि ये जो पोस्ट कोरोना है, ये सारे थीम, ये सारे इररेलेवेंट हो जाएंगे। आपका ना कानून रहेगा, ना सरकारी इदारे रहेंगे, ना कोई पॉलिटिशियन रहेगा। जो रोजाना मरते हैं ना गुर्बत की वजह से, वो मरने वालों के गिरेबानों तक जाएंगे। वो जिनकी वजह से मरते हैं ना, कहता तुझे गैरों की क्या लगी, तू अपनी निबेड़ साकी, हम अमेरिका का दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, दुआ करें पाकिस्तान स्टेज ना ये आए। कादी साहब, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, ये गुर्बत, महंगाई, कोरोना आपको उसी तरफ ले जा रहा है कि जब गरीब आदमी का हाथ ताकतवर के गिरेबान तक होगा,
अच्छा, ये मैं आप नाज़रीन देख रहे हैं जो 1863 में स्याह फामों को ग़ुलामी से आज़ाद किया गया था, इनफॉर्मली आज़ाद किया गया था, मगर उनको मिली नहीं है 100 साल की जद्दोजहद के बाद। इसके बावजूद 1964 में नस्ली इम्तियाज़ के कवानीन ख़त्म किए गए। मरदमशुमारी में 13% जो हैं वो स्याह फाम हैं और मारे जाते हैं। 26.4% जो कत्ल होते हैं, जो चांदमारी करते हैं पुलिस वाले, वो काले हैं। और जो जराइम का इर्तकाब करने वाले 99% पुलिस अफसरान पर कोई फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती। ये बिल्कुल हमारे यहाँ भट्टी साहब आपसे मैं पूछता हूँ अभी। और अमेरिका की जेलों में मौजूद कैद 33% स्याह फाम है और 2016 के जो आज़ाद शुमार के मुताबिक एक औसत स्याह फाम घराने की दौलत स्याह फाम ख़ानदान से 10 गुना ज़्यादा है। और हालिया कोरोना वायरस की वबा से इस अदम मुसावात में और इजाफा हुआ। भट्टी साहब, कोरोना से मरने वाले भी 23% स्याह फाम है। सवाल ये है कि एक बात तो मैंने मान ली कि वहाँ ये है, मगर आज की जितने लोग थे उसमें काले भी हैं जो बाहर निकल आए हैं, जो आग लगा रहे हैं, उसमें गोरे भी हैं, उसमें स्पेनिश भी हैं। ये क्या चक्कर है? देखिए कारी साहब, कोई जुल्म नाइंसाफ़ी जब आखिरी हद क्रॉस कर जाती है ना, फिर एक इंसानों का तूफान आता है। वो जमातें नहीं पूछता, वो मसलक नहीं ये पूछता। तबकाती बन गया आपके ख्याल में? अब ये भी मुझे पाकिस्तान नजर आ रहा है आगे, जिसमें कोई पार्टी नहीं होगी, कोई मसलक नहीं होगा, लुटेरे होंगे, तो जिनके घर उजड़े हैं वो होंगे। एक बात याद रख लें, अमेरिका में भी जो लोग कहते हैं ना ह्यूमन राइट्स, आपको किसने कह दिया? वहां अच्छा, कालों को तो हर महीने तकरीबन औसतन 125 काले मारते हैं। इसके बाद इनके एक इंतहाई महज़ब मुल्क का, जहां बैठ के रोज हमारे लोग रियासत पर अटैक भी करते हैं और हमें बड़ी कमियां यकीनन है, मगर ये ट्रंप साहब की ट्वीट्स देखें, ये कैसे जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। सुनाएं जरा मलिक साहब, देखिएगा ये क्या है जी। हाँ, ये ट्रंप को बड़ा मसला है। एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, आने वाले इलेक्शन को बड़ा एक ट्रंप के लिए डेंजरस हो गया। उन्होंने 2 अपने बंदे खड़े करते हैं और उनमें से एक का फैसला करते हैं किसको सदर बनाना है। बर्नी सैंडर को पहले कैसे कल बात करेंगे। कोई इलेक्शन नहीं है, पुलिस स्टेट है और इलेक्शन नहीं होती, ये वहां भी सिलेक्शन होती है। अगर यहां भी हो जाए तो क्या आ रहा है? बहरहाल दुनिया का यही मामला है। चलते हैं, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।